हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 द अमेरिकन सिविल वॉर कर रहे हैं। जो बुक मैंने रेफरेंस के लिए ली है वो जेसी पब्लिकेशन की है। तो चलिए आज का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ और होपफुली ये चैप्टर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 द अमेरिकन सिविल वॉर। John was browsing the school library when he came across Abraham Lincoln's autobiography. He picked it up and went to the librarian to ask who Lincoln was. जॉन एक स्टूडेंट था, वो अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में ऐसे सर्च कर रहा था रैंडमली, ठीक है ना। तो उसको एक बुक मिली जो कि थी अब्राहम लिंकन्स की ऑटोबायोग्राफी। उसने वो बुक उठाई और अपने लाइब्रेरियन के पास गया और पूछा कि ये लिंकन कौन थे। She told him that Lincoln was one of the presidents of the USA who played a major role in the American Civil War. वहाँ की लाइब्रेरियन ने जॉन को बताया कि जो लिंकन है वो यूएसए के एक प्रेसिडेंट रहे हैं और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अमेरिकन सिविल वॉर में। He was against slavery and helped emancipate a number of slaves. वो स्लेवरी यानी गुलामी के खिलाफ थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को गुलामी से आज़ादी दिलवाई थी। इमेंसिपेट मतलब फ्रीडम दिलवाई थी स्लेवरी से। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी से। जॉन गॉट द बुक इश्यू टू टेक होम एंड रीड। जॉन ने वो बुक इश्यू करवा ली, अब्राहम लिंकन की ऑटोबायोग्राफी, और घर जाके उसने उस बुक को रीड किया। इन द लास्ट चैप्टर यू रेड अबाउट द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और हमने देखा था कि किस तरीके से अमेरिका ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कराया, क्या रीजंस थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, किन लोगों ने रोल प्ले किया था और किस तरीके से उनको आज़ादी मिली और अमेरिका आज़ाद होने के बाद किस तरीके का नेशन बना, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। फिर जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया था 1776 में, उसके बाद अमेरिका में एक सिविल वॉर छिड़ी थी। उसी सिविल वॉर के बारे में इस चैप्टर में बताने वाले हैं। You also read that the United States of America was born after the American Revolution, है ना। अमेरिका में जो रिवॉल्यूशन आया था उसके बाद ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना था, जिसमें कई सारे देश मिलके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया था। करीब 13 कंट्रीज़ थी जो अमेरिका जिन्होंने मिलकर अमेरिका को बनाया था और फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम दे दिया गया था। In this chapter, you will read about the civil war in America that happened between 1861 और 1865. फिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हुआ जो कि 1861 से 1865 मतलब करीब 4 साल तक चला। क्या रीजंस थे, ऐसा क्या उनमें आपस में मतभेद आ गया था जिसकी वजह से अंदर ही जो अमेरिका के जो लोग थे वो आपस में लड़ गए थे, है ना। जब आपकी किसी भी कंट्री में उसी के सिटीज़न आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं तो फिर उसको सिविल वॉर कहते हैं। मतलब किसी भी देश में उसी के नागरिक अगर आपस में एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए तो फिर वो सिविल वॉर होता है। एक वॉर होता है जब हम दूसरी कंट्री से लड़ाई करते हैं और एक वॉर होता है जो अपने ही देश के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, इसको सिविल वॉर कहते हैं। तो अमेरिका में ऐसा क्या हो गया था कि सिविल वॉर हुआ 1861 से 1865 तक। It was landmark event because it threatened the unity and integration of the nation. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हिस्ट्री में, क्योंकि इसकी वजह से जो सिविल वॉर हुआ था इसकी वजह से जो अमेरिका था उसकी यूनिटी और इंटीग्रेशन में सवालिया निशान खड़ा हो गया था। मतलब खतरा आ गया था कि क्या अमेरिका उस तरीके से यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं। After the American War of Independence, America was divided into two halves, the northern and the southern states. जब अमेरिका का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, अमेरिका जब आज़ाद हो गया तो अमेरिका 2 हिस्सों में बट गया, एक नॉर्दर्न स्टेट्स में और एक सदर्न स्टेट्स में, ठीक है ना। अमेरिका आज़ादी के बाद 2 स्टेट्स में डिवाइड हो गया, 2 हाफ्स में डिवाइड हो गया, नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स में। द नॉर्दर्न स्टेट्स एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट। जो नॉर्दर्न स्टेट था अमेरिका का उसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो गई, मतलब इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो गई, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुल गई, बहुत सारी फैक्ट्रीज खुल गई। ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर सेटअप। तो अमेरिका के नॉर्दर्न स्टेट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज खुल गई, बहुत सारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज खुल गई।
On the other hand, the southern states depended on agriculture since the climate of the south was favorable to cultivation. और दूसरी तरफ जो सदर्न स्टेट्स था वहाँ पे क्या डेवलप हुआ, वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, क्योंकि साउथ का जो क्लाइमेट था वो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल था. तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होके वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा, साउथ स्टेट्स के लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो गए और वो कल्टीवेशन करने लगे. द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर वर कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, शुगर केन एंड टोबैको. जो सदर्न स्टेट्स में मेन क्रॉप्स उगाई जा रही थी, ग्रो करी जा रही थी, वो सारी कैश क्रॉप्स थी, हैं, जिसको बेचकर पैसा कमा जाता है. जैसे कॉटन, शुगर केन, टोबैको, इसके बड़े बड़े खेत थे. तो सदर्न स्टेट्स मोस्टली एग्रीकल्चर ओरिएंटेड हो गया और जो नॉर्दर्न स्टेट्स था वो मोस्टली इंडस्ट्री बेस्ड हो गया. There were large plantations in the south where the slaves brought in from Africa worked. जो साउथ स्टेट्स था, क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ पे था, बहुत बड़े बड़े खेत थे, बहुत बड़े बड़े प्लांटेशंस थे, वहाँ पर बागान थे बहुत बड़े बड़े, और वहाँ उन बागानों में काम करने के लिए जो साउथ के जो फार्मर्स थे वो अफ्रीका से स्लेव्स यानी कि गुलाम लेके आते थे, जो बहुत ही कम पैसों में काम कर देते थे. देखो ये आप इसमें देख रहे हो मैप ऑफ द यूनियन एंड द कॉन्फिडरेट स्टेट्स, है ना. ये पूरा अमेरिका का मैप दिखा रहा है और कॉन्फिडरेट स्टेट्स हैं वो भी दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है. तो इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा किस तरीके से था. द अमेरिकन सिविल वॉर अकर्ड ड्यू टू दीज डिफरेंसेस बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ. तो ये जो डिफरेंस था नॉर्थ स्टेट और साउथ स्टेट में, इसकी वजह से अमेरिकन सिविल वॉर हुआ, क्योंकि नॉर्थ के लोग इंडस्ट्री ओरिएंटेड थे, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जबकि साउथ के लोग क्या थे, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड था और वो एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रहे थे. अब एग्रीकल्चर जब वो करते थे तो उनके बहुत बड़े बड़े प्लांटेशंस थे जहाँ पे कैश क्रॉप्स लगाए जाते थे, जैसे कॉटन, शुगर केन और टोबैको. इन बड़े बड़े बागानों में काम करने के लिए वो जो गुलाम लेके आते थे, स्लेव्स लेके आते थे, जो कि इनके खेतों में मजदूरी करते थे, ठीक है. और कहाँ से आते थे स्लेव्स? अफ्रीका से आते थे. ये जो डिफरेंस था इनके सेटअप में, एक इंडस्ट्रियल है और एक एग्रीकल्चरल है, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ में डिफरेंस क्रिएट होने लगे. इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल रीड हाउ दैट हैपन, ठीक है, क्यों हुआ ऐसा. तो जिसमें दिखा रहे हैं इस पिक्चर में कितना बड़ा प्लांटेशन है और कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना. तो ये सारे लोग यहाँ इस पर काम करते हैं. बस स्लेवरी को बढ़ावा दे रहा था सदर्न स्टेट. कॉजेज, पहला कॉज क्या था? फॉलोइंग विद द कॉजेज ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर. ये सारे कारण थे अमेरिकन सिविल वॉर के. फर्स्ट, डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. डेवलपमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. सिंस the north was industrial, it wanted to improve transport and communication to be able to sell its goods all over the United States of America. क्योंकि नॉर्थ में बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप्स थी, इंडस्ट्रियल एरिया था, तो वो नॉर्थ जो स्टेट था अमेरिका का, वो चाहता था कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटी डेवलप हो, जिसकी वजह से उसको पूरे अमेरिका में अपने सामान को बेचने में आसानी हो, है ना. जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है, जब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रांग होता है, तो इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि बहुत आसानी से वो रॉ मटेरियल अपना मंगा सकते हैं और अपना फिनिश गुड्स मार्केट तक पहुंचा सकते हैं. तो जो नॉर्थ स्टेट थे, चूँकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी थी, इसलिए उनका जोर था कि वो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे से सेटअप हो जाए. दिस वुड हैव ग्रेटली बेनिफिटेड द इंडस्ट्रीज इन द नॉर्थ. तो नॉर्थ में जो इंडस्ट्रीज थी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता. However, the South felt that such developments would adversely affect the fertility of the soil. लेकिन जो साउथ के लोग थे, जो कि अधिकतर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड थे, उनको ये लग रहा था कि नहीं, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप किया तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो उसको नुकसान होगा, है ना, क्योंकि पक्की रोड आ जाएंगी, हाईवेज बन जाएंगे. इससे वजह से क्या होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और उनका जो एग्रीकल्चर आउटपुट है उसमें फ़र्क पड़ जाएगा. हैंस दे रेजिस्टेड दीज चेंजेस. तो वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का कोई ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन डेवलपमेंट नॉर्थ वाले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करें. तो पहला डिफरेंस आपको पता चल गया कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप करना चाहते थे नॉर्थ वाले, जो कि उनकी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा देता, जबकि साउथ वाले इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होगी और जिससे एग्रीकल्चर हैम्पर होगा. नेक्स्ट जो कारण था वो था टैरिफ्स. द क्वेश्चन ऑफ टैरिफ वॉज अनदर बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ. दूसरा जो उनके बीच में, नॉर्थ स्टेट और साउथ स्टेट के बीच में दूसरा जो इशू था वो था टैरिफ. टैरिफ मतलब होता है टैक्स, है. टैरिफ किस प्रकार का टैक्स लगाया जाएगा? द नॉर्दर्न स्टेट्स प्रिफर्ड प्रोटेक्टिव टैरिफ्स बिकॉज इट वुड हैव मेड फॉरेन गुड्स मोर एक्सपेंसिव देन द लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे वो ये चाहते थे कि सरकार, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार, जो फॉरेन गुड्स हैं
उसमें प्रोटेक्टिव टैरिफ्स लगाए, मतलब उसका टैक्स वो ज़्यादा करे, ज़्यादा टैक्स चार्ज करे फॉरेन गुड से। इसकी वजह से क्या होगा कि जो नॉर्दर्न स्टेट का जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड है वो सस्ते दामों में मिलेगा। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो लोग हैं वो ऑब्वियसली अपना लोकल गुड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे बजाय कि फॉरेन गुड्स से, है ना। अगर आप फॉरेन गुड्स जो इंपोर्ट करके ला रहे हो, अगर उसमें टैरिफ यानी कि टैक्स ज़्यादा लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको फॉरेन की चीज़ें महंगे दामों में मिलेंगी, जबकि आपकी खुद की लोकल की जो चीज़ें होती है वो आपको सस्ती मिलेंगी। तो ऑब्वियसली कस्टमर क्या करेगा, वो सस्ती चीज़ खरीदेगा ना, तो वो अपने लोकल चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा बजाय कि वो फॉरेन गुड्स के। तो नॉर्दर्न स्टेट चाहती थी कि सरकार, वहाँ की सरकार प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाए, यानी कि फॉरेन गुड्स में ज़्यादा टैक्स चार्ज करे। दिस वुड हैव हेल्प्ड इंक्रीज डिमांड्स फॉर लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। द साउथ डिसएग्रीड विद दिस अरेंजमेंट, है ना। इससे क्या होता है, उनके लोकल गुड्स में को फ़ायदा मिलता है, लेकिन साउथ इस चीज़ से खुश नहीं हुआ, उसको कहा नहीं। The South felt that these tariffs would disturb the economy of the southern states and were therefore unfair. उन्होंने कहा नहीं, अगर हमने फॉरेन गुड्स में, साउथ वाले लोग इस नॉर्थ के इस प्रपोजल से सेटिस्फाइड नहीं थे। साउथ वाले ने बोला कि अगर आप फॉरेन गुड्स पर ज़्यादा टैरिफ लगाओगे तो इससे सदर्न स्टेट्स की जो इकनॉमी है उसमें असर पड़ेगा, वो बिगड़ जाएगी, है, और ये अनफेयर हो जाएगा हम साउथ वालों के लिए। दिस वॉज प्राइमरली बिकॉज सदर्न स्टेट्स इम्पोर्टेड मोस्ट ऑफ देयर गुड्स फ्रॉम ओवरसीज। ऐसा इसलिए था क्योंकि सदर्न स्टेट्स के जो लोग थे वो अधिकतर अपने गुड्स ओवरसीज यानी फॉरेन मार्केट से मंगाते थे, और अगर फॉरेन मार्केट की चीज़ों में अगर टैक्स बढ़ा देगी सरकार तो उनको ये गुड्स क्या होंगे, महंगे पड़ेंगे, जो अल्टीमेटली सदर्न स्टेट्स की इकनॉमी के लिए बेकार हो जाएगा, है ना। दिस वॉज प्राइमरली बिकॉज द सदर्न स्टेट्स इम्पोर्टेड मोस्ट ऑफ देयर गुड्स फ्रॉम ओवरसीज। मोर ओवर टैक्सेस वर लेविड ऑन मैनी सदर्न गुड्स दैट वर शिप्ड टू फॉरेन कंट्रीज। और इसके अलावा बहुत सारे जो सदर्न के गुड्स थे जो कि बाहर वो फॉरेन कंट्रीज में बेचते थे, उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। तो सदर्न स्टेट्स को दोनों तरफ से मार पड़ रही थी। जो फॉरेन गुड्स मंगवा रहे थे वो उनको महंगे पड़ रहे थे, और अपने जो बेच रहे थे वो उस पर भी टैक्स लग रहा था, उनको उसमें भी टैक्स पे करना पड़ा था। दिस एक्सपेंस वॉज नॉट ऑलवेज अप्लाई टू नॉर्दर्न गुड्स फॉर ऑफ इक्वल वैल्यू। और ये सेम टैक्स नॉर्दर्न स्टेट्स के गुड्स पर नहीं लगता था हर वक्त, जो कि लगभग इक्वल वैल्यू के होते थे। मतलब एक तरीके से जो टैक्स है उसमें वो अलग अलग चार्ज हो रहा था। नॉर्दर्न स्टेट्स में उतना टैक्स उस सामान के लिए नहीं चार्ज हो रहा था जितना टैक्स सदर्न स्टेट्स के में उन गुड्स के लिए हो रहा था। तो इसकी वजह से दूसरा एक अनफेयर ट्रीटमेंट लग रहा था साउथ वालों को। तो इसकी वजह से भी नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट के बीच में डिफरेंसेस आने लगे। तीसरा जो कारण था वो स्लेवरी था, यानी कि गुलामी। स्लेवरी वॉज अनदर पॉइंट ऑफ डिसेंशन। डिसेंशन मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, मतलब जो मतभेद का कारण था नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट के बीच में, उसका तीसरा कारण था स्लेवरी, गुलामी। स्लेवरी वॉज अनदर पॉइंट ऑफ डिसेंशन बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न स्टेट। स्लेवरी इन इटसेल्फ वॉज नॉट समथिंग न्यू टू अमेरिका। एक्चुअली स्लेवरी कोई नई चीज़ नहीं थी अमेरिका के लिए, है ना। इट एग्जिस्टेड इवन बिफोर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के पहले भी स्लेवरी थी, क्योंकि लोग करते थे काम, है ना। जब यूरोपियन के अंडर थे तब भी स्लेवरी थी। हाउएवर मैनी नॉर्दर्न स्टेट्स हैड अबॉलिश स्लेवरी आफ्टर 1776। लेकिन जब उन्होंने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एस्टेब्लिश हो गया, क्रिएट हो गया, उसके बाद बहुत सारे नॉर्दर्न स्टेट्स ने स्लेवरी को एबॉलिश यानी ख़त्म कर दिया था। मतलब जो गुलामी की प्रथा थी उसको बंद कर दिया था 1776 में। तो सदर्न वाले गुलामी करवाते थे, स्लेवरी के लिए फेवर में थे, और नॉर्थ स्टेट्स वाले स्लेवरी के फेवर में नहीं थे। बट स्लेवरी वॉज इंडिस्पेंसिबल फॉर द साउथ। जो साउथ के लोग थे उनके लिए स्लेवरी के बिना उनका गुजारा नहीं था, क्योंकि उनके बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन थे, और इन प्लांटेशन में काम करने के लिए उनको कम पैसों वाले मजदूर चाहिए थे या गुलाम चाहिए थे जो काम करें और पैसा ज़्यादा ना करें, तभी तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो जो सदर्न स्टेट्स थे वो स्लेवरी को सपोर्ट कर रहा था, और जो नॉर्दर्न स्टेट था हमारा अमेरिका का, वो स्लेवरी को के खिलाफ था, है। वो कहते थे किस बात की स्लेवरी, जब सारे इंसान हैं, सब ह्यूमन बींग्स हैं, तो सब ह्यूमन बींग्स बराबर हैं। तो जब ह्यूमन बींग्स बराबर हैं तो कौन गुलाम है और कौन मालिक है ना। तो नॉर्दर्न स्टेट स्लेवरी के अगेंस्ट था, जबकि सदर्न स्टेट स्लेवरी के सपोर्ट में था, क्योंकि उनके सदर्न स्टेट्स के पास बहुत बड़े बड़े प्लांटेशंस थे, और इन प्लांटेशन ओनर्स को अपने खेतों में, अपने बागानों में काम करने के लिए चीप लेबर चाहिए थी, जिस चीप लेबर को अफ्रीका से या गरीब देशों से लेके आते थे और बहुत ही कम पैसों में उनसे काम करवाते थे। उनका एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता था। द प्लांटेशन ओनर्स नीडेड फॉर लेबर टू वर्क ऑन देयर प्लांटेशंस। द स्लेव ऑल्सो डिड हाउस होल्ड चोर्स और फॉर देयर ओनर। उनके बागानों में तो काम करते ही थे स्लेव्स, साथ साथ में उनके जो घर के जो घरेलू काम होते थे उनके ओनर्स के, वो भी काम इनसे करवाया जाता था।
दे वर ट्रीटेड लाइक देयर पर्सनल प्रॉपर्टी बाय देयर ओनर्स एंड इल ट्रीटेड। उन स्लेव्स को ये सदर्न कि जो प्लांटेशन ओनर थे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे और बहुत बुरा उनके साथ सलूक होता था, मतलब अमानवीय इनह्यूमन बिहेवियर ट्रीटमेंट उनको मिलता था। दे लिव्ड इन अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफन इन ब्रिक क्वार्टर्स, अधिकतर बहुत गंदी संदी जगह पे वो रहते थे, हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखा जाता था और उतने ठंडे मौसम में ब्रिक क्वार्टर्स में वो रहते थे। दे वर माल नरिश्ड बिकॉज दे वर इल फेड है। अधिकतर जो लोग थे उनके स्लेव्स थे उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता था, प्रॉपर मतलब भरपेट खाना भी नहीं मिलता था, जिसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर और वीक थे ये लोग। दे वर ऑक्शन ब्रॉट एंड सोल्ड देयर एज देयर ओनर्स विल, उनको खरीदा बेचा जाता था मालिक की मर्जी के हिसाब से, है ना। मतलब जैसे अपन लोग कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं खरीदते हैं बोली लगा के ये चीज़ ले हमारी हो गई, हमने इतना पैसा दिया तो ये चीज़ हमारी हो गई। तो इस तरीके से वहाँ पे बोली लग लग के गुलाम खरीदे जाते थे, स्लेव्स खरीदे जाते थे और उन स्लेव्स के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। उनको पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था। खेतों में भी काम करवा रहे हैं, अपने घर का भी काम करवा रहे हैं, खाने को भी ढंग से नहीं दे रहे हैं, उनके रहने का इंतजाम भी अच्छे से नहीं कर रखा है। वो अधिकतर अनएजुकेटेड थे, उनके लोगों को पढ़ने लिखने का कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा था, कोई सुविधा ही नहीं दी जा रही थी। दे वर फोर्स्ड टू रिमेन uneducated, they were forbidden to learn, read and write or even to read the Bible। उनको पढ़ने लिखने से उनको मनाही थी, यहाँ तक कि वो बाइबल को भी रीड करना उनके लिए मनाही थी, है ना। क्योंकि क्या होता है, पढ़ने लिखने से, लिटरेट होने से हम जागरूक हो जाते हैं। जब हम जितना ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे हमको अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में उतना पता चल जाएगा, है ना। तो इस तरीके की स्लेवरी जैसी प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठ सकती है। तो उन्होंने कहा ना पढ़ाएंगे लिखाएंगे ना ही ये लोग जागरूक होंगे और ये लोग पूरी ज़िंदगी ये इनके बच्चे और इनकी आने वाली जनरेशन हमारे बागानों में काम करती रहेगी और हमको बड़े कम दामों में लेबर मिलती रहेगी। तो ये सदन के जो प्लांटेशन ओनर थे उनकी सोच थी, जो कि ऑब्वियसली गलत थी। द नॉर्दर्न स्टेट्स सॉ स्लेवरी एज अ सोशल एविल एंड थॉट इट शुड बी अबॉलिश्ड। जो नॉर्थ में जो लोग बाग रहते थे, जो नॉर्दर्न स्टेट्स में लोग रहते थे, उनके वो स्लेवरी को, वो गुलामी को एक सामाजिक कुरीति मानते थे, सोशल एविल मानते थे। कहते ये बहुत गलत प्रथा है हमारे समाज में किसी इंसान को अपने यहाँ गुलाम की तरह रखना, और उनका इसके लिए इसको बंद होना चाहिए, इसको एबॉलिश होना चाहिए। द अमेरिकन anti-slavery society and abolitionist movement was founded by William Lloyd Garrison। एक अमेरिकन एंटी स्लेवरी सोसाइटी थी, उसको फाउंड किसने किया था? विलियम लॉयड गैरिसन ने, और वो इस तरीके की स्लेवरी के खिलाफ थे और समय समय पे आवाज़ उठाते रहते थे। ठीक है, देखो इस तरीके से स्लेव्स का ब्रिक क्वार्टर्स दिखा रहा है, ईंटों से बना हुआ घर है, और आपको पता है अमेरिका में बहुत ठंड पड़ती है ना। तो ये ब्रिक वाले घर बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो इसमें रहना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम लोग के इंडिया में तो अपन लोग देखते हैं ईंटों के घर रहते हैं, क्योंकि अपने इंडिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है। लेकिन अमेरिका वगैरह जैसे देशों में बहुत ठंड हो जाती है, तो वहाँ पे अधिकतर जो घर होते हैं वो लकड़ी के बनते हैं, ताकि सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा घर ठंडे नहीं हों। लेकिन उस वक्त जो सदर्न स्टेट्स के प्लांटेशन ओनर थे वो अपने स्लेव्स के लिए इस तरीके से ईंटों के मकान बनवाते थे। ठीक है, फोर्थ रीज़न क्या था? वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। मैनी अमेरिकन्स माइग्रेटेड वेस्टवर्ड्स एज अ नेशन ग्रू इन साइज। जैसे जैसे अमेरिका बढ़ रहा था, एक्सपैंड हो रहा था, बहुत सारे अमेरिकन्स वेस्ट की तरफ चले गए थे, है ना। मतलब नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स तो थे, साथ साथ में अमेरिका वेस्ट की तरफ भी बढ़ रहा था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वेस्टवर्ड एक्सपेंशन मैनी न्यू टेरिटरीज वर एडेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जब लोग बाग नॉर्थ और साउथ के अलावा वेस्ट की तरफ भी बसने चले गए अमेरिका में, तो नई नई टेरिटरीज यूनाइटेड स्टेट्स में ऐड होने लगी। मतलब अमेरिका का जो साइज था वो एक्सपैंड होने लगा। द नॉर्थ डिड नॉट वांट स्लेवरी टू स्प्रेड टू दीज न्यू टेरिटरीज वाइल द साउथ वॉज इन फेवर ऑफ द स्प्रेड ऑफ स्लेवरी। अब जो नॉर्थ स्टेट्स के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि जो नए वेस्ट की तरफ जो नए स्टेट्स जुड़ रहे हैं उनमें स्लेवरी जैसी कुप्रथा जाए। लेकिन साउथ वाले स्लेवरी के फेवर में थे कि जैसे हम लोग स्लेवरी करवाते हैं तो वेस्ट में जो स्टेट्स आ रहे हैं वो भी स्लेवरी करवाएं, वो स्लेवरी को प्रमोट करें। तो नॉर्थ वाले ये नहीं चाहते थे। तो इस तरीके से नॉर्थ और साउथ वालों में लगातार अनबन थी, डिफरेंसेस आ रहे थे। स्टेट्स राइट। द नॉर्दर्न स्टेट्स वांटेड ऑल स्टेट्स टू रिमेन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जो नॉर्दर्न स्टेट्स के लोग थे वो चाह रहे थे कि नॉर्दर्न स्टेट, सदर्न स्टेट और जो वेस्टर्न स्टेट जो क्रिएट हो रहा था वो सब के सब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ही आए। मतलब उनकी जो गवर्निंग बॉडी हो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही हो। On the other hand, the southern states wanted the individual states to have the freedom to decide whether they wanted to be a part of union or secede from it। जबकि southern states ये चाहता था कि ये तो individual states के ऊपर छोड़ दो आप
कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा रहना भी चाहते हैं कि नहीं, या वो अपना खुद का यूनियन बनाना चाहते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सेपरेट होना चाहते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट वाले चाहते थे कि नॉर्दर्न स्टेट हो, सदर्न स्टेट हो, और जितने भी नई जो टेरिटरीज जुड़ रही हैं अमेरिका में वो सब के सब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंडर ही रहें। लेकिन सदर्न स्टेट्स वाले कहते थे कि भाई ये जो है डिसीजन ये इंडिविजुअल स्टेट्स के ऊपर छोड़ दो कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा रहना चाहते हैं या वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग होना चाहते हैं। नॉर्थ स्टेट के लोगों ने इस चीज़ का अपोज किया है कि ये क्या है, मतलब तुम क्या नया अमेरिका बनाना चाह रहे हो। नेक्स्ट जो कारण था वो था लिटरेरी इम्पिटस। मैनी लिटरेरी टेक्स्ट लाइक हैरियट बीचर स्टोज, अंकल टॉम्स केबिन हेल्प मोबिलाइज द पब्लिक अगेंस्ट स्लेवरी। उस वक्त बहुत सारे ऐसे लिटरेचर छपे, उसमें से एक ये है अंकल टॉम्स केबिन जिसको हैरियट बीचर स्टोज ने लिखा था। उससे लोगों को जागरूक किया स्लेवरी के अगेंस्ट कि क्यों किसी की गुलामी करना, आप उनसे कम हो कि आप भी इंसान हैं वो भी इंसान है, तो किसी की गुलामी क्यों करना, अपने अधिकारों के लिए जागो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। इस तरीके से इन लोगों को जो पब्लिक है उसको स्लेवरी के खिलाफ इन्होंने मोटिवेट किया। इसमें इब्राहिम लिंकन का बहुत बड़ा रोल था। क्या था? इब्राहिम लिंकन वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट इन 1861। अच्छा, 1861 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हो गया है? इब्राहिम लिंकन। ही वॉज नोन फॉर हिज एंटी स्लेवरी व्यूज़, और वो एंटी स्लेवरी व्यूज़ के लिए जाने जाते थे, मतलब वो स्लेवरी के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति गुलामी करे। So when he became the president, the disagreement between the North and the South intensified. तो obviously जब इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट बने तो ऑब्वियसली जो नॉर्थ और सदर्न स्टेट हैं उसमें डिफरेंसेस और बढ़ गए, उनके डिसएग्रीमेंट और बढ़ गए, क्योंकि जो प्रेसिडेंट इटसेल्फ उसको हिमसेल्फ उसको भी नहीं चाहिए था कि स्लेवरी हो, तो ऑब्वियसली वो भी साउथ स्टेट के खिलाफ था कि भाई क्या ही की स्लेवरी। एज अ रिजल्ट 11 सदर्न स्टेट्स साउथ कैरोलिना, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, जॉर्जिया, लुजियाना, टेक्सास, वर्जीनिया, अरकानसास, टेनेसी एंड नॉर्थ कैरोलिना सेसीडेड फ्रॉम द यूनियन। इसके वजह से क्या हुआ, जब ये डिसएग्रीमेंट नॉर्थ स्टेट और सदर्न स्टेट के बीच में बहुत बढ़ गया, तो जो 11 सदर्न स्टेट्स थे उन्होंने अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग कर दिया। और ये 11 सदर्न स्टेट्स कौन थे? ये सारे नाम दिए हैं 11। These 11 states came to be called the Confederate States of America। और इन 11 स्टेट्स ने अपने आप को मिला के एक नया स्टेट्स बनाया और उसका नाम रखा कॉन्फिडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देख रहे हो, अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बने तो नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट में डिफरेंसेस और बढ़ गए, क्योंकि अब्राहम लिंकन भी स्लेवरी के खिलाफ थे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही था और दूसरा क्या था, कॉन्फिडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया, जो कि 11 सदर्न स्टेट्स जो थे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग हो गए थे। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्फिडरेट वॉज जेफरसन डेविस। और ये जो 11 स्टेट्स ने मिलकर जो कॉन्फिडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया था उसका प्रेसिडेंट कौन था? जेफरसन डेविस। द कॉन्फिडरेट फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अडॉप्टेड अ फ्लैग एंड ऑर्गेनाइज्ड एन आर्मी। तो ये जो 11 स्टेट्स मिलके जिन्होंने अपना खुद का वो कॉन्फिडरेट स्टेट्स बना लिया था, इन्होंने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इन्होंने एक झंडा भी अपना अडॉप्ट कर लिया, फ्लैग भी अडॉप्ट कर लिया, और इन्होंने अपनी एक आर्मी भी तैयार कर ली। मतलब समझ लो कि अमेरिका जो था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो 2 भागों में बट गया, राइट। तो ये जेफरसन डेविस दिखा रहे हैं और दूसरी पिक्चर में अब्राहम लिंकन दिखा रहे हैं। अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उसी वक्त कॉन्फिडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना, जो कि जेफरसन डेविस जिसके प्रेसिडेंट थे। इवन दो स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड, अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। यहाँ तक जबकि स्लेवरी एबॉलिश थी अमेरिका में, तो भी लेकिन जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनके साथ मतभेद होता था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज सेकेंड रेट सिटीजन, उनको सेकेंड रेट सिटीजन मानते थे। मतलब जो वाइट है ना, ब्लैक और वाइट होते ना, तुम लोगों ने सुना होगा नाम ब्लैक्स और वाइट। तो जो वाइट वाले थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और जो ब्लैक थे जिनका स्किन कलर ब्लैक यानी ब्राउन जो स्किन टोन के थे, उनको वो अपने से इन्फीरियर समझते थे। अफ्रीकन अमेरिकन्स वर नॉट ग्रांटेड वोटिंग राइट्स इन मैनी सदर्न स्टेट्स। बहुत सारे सदर्न स्टेट्स में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनके पास वोटिंग राइट नहीं था, उनको अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो कहते थे तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम अपना नेता खुद चुनो, क्योंकि वो उनको इन्फीरियर समझते थे। द किड्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स वर नॉट अलाउड टू गो टू वाइट स्कूल्स और सिट इन बर्थ सीट्स रिजर्व फॉर द वाइट्स। इतना इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन के जो बच्चे थे वो वाइट स्कूल जो गोरे लोग थे उनके बच्चों के स्कूल में वो नहीं जा सकते थे, वो उस बस की सीट में नहीं बैठ सकते थे जो वाइट्स के लिए रिजर्व हो।
दिस सेग्रीगेशन ऑफ द ब्लैक्स एंड वाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर इज कॉल्ड अपार्थीड। और जैसे जो तुमने बहुत सुना है अपार्थीड, अपार्थीड का नाम सुना होगा, यही अपार्थीड का था जहाँ पर गोरों और कालों के बीच में जो मतभेद था, जो सेग्रीगेशन सेपरेट था ना, ब्लैक्स जो कि एफ्रो अमेरिकन्स थे जिनको ब्लैक्स कहते थे, और वाइट्स जो प्रॉपर जो गोरे लोग थे जिनका स्किन टोन वाइट था, उनके बीच में जो ये सेपरेशन था उसी को हम अपार्थीड कहते हैं, जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने काफ़ी लड़ी थी। बिगिनिंग, अब शुरुआत हुई तुम्हारी अमेरिकन सिविल वॉर की। द सेसेशन ऑफ द सदर्न स्टेट्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। जब ये 11 सदर्न स्टेट्स अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग करके कॉन्फेडरेट यूनियन ऑफ अमेरिका बना लिया, तब शुरुआत हुई अमेरिकन सिविल वॉर की। दिस वॉज बिकॉज प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन वॉन्टेड टू ब्रिंग बैक द सेसीडेड स्टेट्स इनटू द यूनियन। क्योंकि अब्राहम लिंकन चाहते थे कि जो 11 स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को छोड़ के अलग हुए हैं उनको दोबारा यूनियन में मिलाया जाए। एंड वॉर वॉज सीन एज द ओनली ऑप्शन बाई विच दिस कुड बी अकॉम्प्लिश्ड। और उनके सामने वॉर ही एक ऑप्शन था कि वॉर के द्वारा ही हम इनको हरा के फिर दोबारा अमेरिका में मिला सकते हैं, नहीं तो देखते ही देखते दो अमेरिका क्रिएट हो जाएंगे। द अमेरिकन सिविल वॉर हैपेंड फ्रॉम 12 अप्रैल 1861 टू 9 अप्रैल 1865। ये डेट याद रखना, 1861 से 1865 तक करीब 4 साल तक अमेरिकन सिविल वॉर चला। तो कॉन्फेडरेट स्टेट्स अटैक द नॉर्दर्न फोर्सेस सैंक्शनड एट फोर्ट समटर इन चार्ल्सटन हार्बर, साउथ कैरोलिना। जो कॉन्फेडरेट स्टेट्स थे, जो 11 स्टेट जिन्होंने कॉन्फेडरेट स्टेट्स बनाया था, उन्होंने नॉर्दर्न फोर्सेस पे हमला कर दिया। कहाँ पर? समटर फोर्ट में, फोर्ट समटर में, जो कि चार्ल्सटन हार्बर में था, साउथ कैरोलिना का। तो फोर्सेस ऑफ द नॉर्थ फॉर्ट विद द कॉन्फेडरेट आर्मी, और नॉर्थ के लोगों ने भी इनका मुकाबला किया। नंबर ऑफ बैटल्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 4 years। बहुत सारे वॉर्स हुए 4 सालों में। नो वन इमर्ज विनर अंटिल 1865 व्हेन द कॉन्फेडरेट आर्मी वॉज डिफीटेड। इन 4 सालों में इतने सारे वॉर्स हुए लेकिन कोई भी ऐसा विनर घोषित नहीं हुआ। फाइनली 1865 में कॉन्फेडरेट आर्मी को हरा दिया नॉर्थ स्टेट वालों ने। रॉबर्ट ली, कॉन्फेडरेट जनरल, सरेंडर टू उलिसीज ग्रांट, यूनियन जनरल, एंड दैट पुट एन एंड टू द वॉर। उस वक्त जो जनरल था, कॉन्फेडरेट जनरल था रॉबर्ट ली, जब वो हार गया 1865 की वॉर में तो उसे सरेंडर कर दिया उस वक्त के जो यूनियन जनरल थे यूलिसीज ग्रांट को, और इस तरीके से अमेरिकन सिविल वॉर ख़त्म हो गया। ठीक है ना, जब ये हार ही गया कॉन्फेडरेट तो फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया तो वॉर ख़त्म हुआ। ठीक है, तो ये वॉर की पिक्चर दिखा रहे हैं अमेरिकन सिविल वॉर में, जब इस तरह की मारकाट मची हुई है। ठीक है, पेंटिंग के द्वारा इसको बताया। अब अब्राहम लिंकन ने क्या रोल प्ले किया? द प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन प्लेड अ की रोल ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर में अब्राहम लिंकन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वॉज अ स्किल्ड मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट। वो बहुत ही अच्छे मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनकी स्ट्रैटेजी की वजह से जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था वो ये सिविल वॉर जीत गया। ही वॉज द लीडर ऑफ द यूनियन एंड फॉट टू कीप द स्टेट्स यूनाइटेड। वो यूनियन के लीडर थे और उन्होंने पुरजोर कोशिश करी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड हो, दो अलग अलग भागों में ना बटे। He issued the Emancipation Proclamation in 1862। ये याद रखना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इन्होंने एक 1862 में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इशू किया है। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन मतलब आज़ादी की घोषणा करी। जब वो ये जीत गए, फाइनली कॉन्फेडरेट को हरा दिया, तो इन्होंने एक घोषणा करी जिसको कहते हैं इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। मतलब देखा जाए तो आज़ादी की घोषणा की। द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इज परसीव्ड एज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर को बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। क्या लिखा है इस प्रोक्लेमेशन में, इस घोषणा पत्र में क्या लिखा है? इट प्रोक्लेम्ड द इमेंसिपेशन ऑफ द स्लेव्स एंड एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी। इस घोषणा पत्र में लिखा है कि स्लेव्स को स्लेवरी से आज़ादी मिल गई। मतलब हम जो आज़ादी मिल गई स्लेव्स को, और स्लेवरी जैसी गुलामी जैसी चीज़ को हमने एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। ही ऑल्सो ग्रांटेड द स्लेव्स वोटिंग राइट्स एंड सिटीजनशिप। और इन्होंने जो स्लेव्स को, जिनको वोटिंग राइट पहले नहीं था, इन्होंने उनको वोटिंग राइट भी दिया और इनको सिटीजनशिप भी दी कि अब आप भी अमेरिकन ही कहलाओगे। राइट। तो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन अमेरिकन सिविल वॉर का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको इशू किया था अब्राहम लिंकन ने 1862 में, और इसके हिसाब से इन्होंने घोषणा करी थी कि अब गुलाम आज़ाद हैं और उनको अब गुलामी से आज़ादी मिल गई है। किसी भी प्रकार की गुलामी को इन्होंने ख़त्म कर दिया, हर प्रकार की गुलामी को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। साथ साथ में इन स्लेव्स को वोटिंग राइट भी दे दिए थे और सिटीजनशिप भी दे दी थी जो इनके पास पहले नहीं थी। ठीक है।
ये फर्स्ट रीडिंग ऑफ द इमेंसिफिकेशन प्रोक्लेमेशन एक आर्टिस्ट ने बनाया है जब फर्स्ट रीडिंग हो रही थी इमेंसिफिकेशन प्रोक्लेमेशन की। अब इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। डिड यू नो इट वॉज नॉट अनकॉमन फॉर द स्लेव्स टू हेल्प ईच अदर। अच्छा, गुलाम क्या करते थे भाई, जो वो है वो एक दूसरे की मदद तो करते ही है। वन सच स्लेव वॉज हेरियट टबमैन हु हेल्प रेस्क्यू मैनी एनस्लेव फैमिली। एक स्लेव थे हेरियट टबमैन, इन्होंने काफ़ी स्लेव्स की मदद करी और उनकी फैमिलीज़ को बचाया स्लेवरी से, है ना। तो आपस में ये लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते थे, गुलाम थे, क्योंकि वो उस परिस्थिति से गुजर चुके थे, तो उन्हें पता था ये कितना दयनीय स्थिति है, तो ये बाकी लोगों को इससे बचाते थे, है ना। तो हेरियट टबमैन का इसका में काफ़ी नाम है, जो अपने फेलो मैन को और उनकी परिवारों को इस स्लेवरी से बचाते थे। लिंकन इज ऑल्सो रिमेंबर्ड एज एन एक्सेलेंट ओरेटर। अच्छा, लिंकन जो अब्राहम लिंकन थे वो बहुत अच्छी वो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट तो थे ही, साथ में ओरेटर यानी कि स्पीकर भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे। मतलब कुछ लोग बहुत अच्छा भाषण देते हैं जिसको सुनने को अच्छा लगता है जिसको सुनकर। तो अब्राहम लिंकन भी अपने भाषण अपनी स्पीच के लिए जाने जाते थे। हिज गेटिसबर्ग स्पीच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पीचेस ऑफ ऑल टाइम। इन्होंने जो गेटिसबर्ग में जो स्पीच दी थी वो अपने ज़माने की एक पावरफुल स्पीचेस में आती है। इट वॉज डिलीवर्ड व्हेन द यूनियन आर्मी क्रश्ड द कॉन्फेडरेट आर्मी इन द बैटल ऑफ गेटिसबर्ग इन 1863। इन्होंने ये भाषण कब दिया था, स्पीच कब दी थी, जब यूनियन आर्मी ने कॉन्फेडरेट आर्मी को बैटल ऑफ गेटिसबर्ग 1863 में बुरी तरीके से हरा दिया था। तब इन्होंने ये विक्ट्री स्पीच दी थी, जिसने अब्राहम लिंकन ने। इनफैक्ट इट इंस्पायर डेमोक्रेसीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। यहाँ तक कि इनकी ये स्पीच इतनी अच्छी थी कि पूरी दुनिया, पूरे देश भर में सारे लोगों को इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए जागरूक किया था। यहाँ तक कि इंडियंस भी इससे बहुत इंस्पायर हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे इंडियंस भी इंडिपेंडेंस के लिए झगड़ा मतलब लड़ाई कर रहे थे। तो इससे उनको बहुत मोटिवेशन मिला कि हाँ, जब हम चाहेंगे अपने आप को आज़ाद कराना तो हम आज़ाद करा सकते हैं। क्या था इस स्पीच में? फॉलोइंग इज द टेक्स्ट ऑफ द गेटिसबर्ग एड्रेस। तो एक उन्होंने जो मेन स्पीच की जो मेन पार्ट है वो उसको दिया है। 407 years ago our fathers brought forth on this continent a new nation conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal। इन्होंने बोला कि 407 years पहले हमारे जो फादर्स थे उन्होंने इस कॉन्टिनेंट यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्थापना करी और एक नया नेशन बनाया जिसका ही उद्देश्य ही था लिबर्टी यानी कि आज़ादी। और इन्होंने इस चीज़ के दिमाग में इस चीज़ को लेके बनाया था इन्होंने कि जितने भी इंसान हैं वो इक्वल है, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, है ना। तो ये स्लेवरी जैसी चीज़ कैसे आ गई, है ना। इन्होंने कहा हमारे फादर्स ने जब अमेरिका को बनाया था तो उनका एक मेन जो मोटिव था वो क्या था, लिबर्टी, यानी कि सारे जो इंसान हैं, जो सारे मैन हैं वो इक्वल हैं। नाउ वी आर एंगेज इन अ ग्रेट सिविल वॉर। अब हम लोग एक बहुत बड़े सिविल वॉर में हैं। टेस्टिंग वेदर दैट नेशन और एनी नेशन सो कंसीव्ड एंड सो डेडिकेटेड कैन लॉन्ग एंड्योर। सोचो, जो नेशन इस चीज़ के लिए बना था कि जो लिबर्टी के लिए, आज़ादी के लिए बना था, वो इस तरीके से अपनी जो मोटो है उसको बचाने के लिए इस तरह से इतने सालों से लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग के तो मन अंदर ही धारणा थी कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, है ना। तो किस तरीके से हम स्लेवरी के जंजाल में फंस गए। Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated can long endure। मतलब कोई नेशन जो इतने बेहतरीन तरीके से डेडिकेटेड है और कंसीव्ड, इतनी अच्छी सोच को लेके जो नेशन बना और इतने अच्छे से डेडिकेटेड है, वो इस तरीके की सिविल वॉर में इतने साल से फंस गया। वी आर मेट ऑन अ ग्रेट बैटल फील्ड ऑफ दैट वॉर। हम लोग आज उस बैटल फील्ड में खड़े हैं जहाँ हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया इस नेशन को क्रिएट करने में। We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives, then that nation might live। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्रिएट करने के लिए। इट इज़ ऑल टुगेदर फिटिंग एंड प्रॉपर दैट वी शुड डू दिस। तो ये बहुत सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे हम अपने पूर्वजों को, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे अच्छी बेहतरीन जगह है। बट इन अ लार्जर सेंस वी कैनॉट डेडिकेट, वी कैनॉट कॉन्सिक्रेट, वी कैनॉट हैलो दिस ग्राउंड। उन्होंने कहा अगर बड़े तौर पे बात की जाए तो हम लोग ये जो जगह है इसको हम डेडिकेट नहीं करते थे, इसको ये होली प्लेस, मतलब इससे बड़ी होली प्लेस और कोई नहीं हो सकती हमारे लिए, है ना। द ब्रेव मैन लिविंग एंड डेड हु स्ट्रगल्ड हियर हैव कॉन्सेक्रेटेड इट फॉर फार अबव आर पुअर पावर टू ऐड और डिट्रैक्ट। इस लैंड को आज़ादी में दिलाने के लिए, इस
पवित्र भूमि को आज़ाद कराने के लिए हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने अपनी जान का बलिदान दे दिया है। बहुत सारे सोल्जर्स जो इस लड़ाई में मारे गए हैं या वो जो अभी जिंदा हैं लेकिन जिन्होंने वॉर लड़ी है, इन्होंने अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दिया है। तो हम कौन होते हैं इस लैंड में कोई भी चीज़ ऐड या डिट्रैक्ट करने वाले? मतलब जो उन्होंने क्रिएट किया, हमको तो हमारा तो फ़र्ज़ है उसको प्रिजर्व करके रखना, ना कि उसको हिस्सों में बांटना। राइट, द वर्ल्ड विल लिटिल नोट नॉट लॉन्ग रिमेंबर वॉट वी से हियर, बट इट कैन नेवर फॉरगेट वॉट दे डिड हियर। दुनिया बहुत जल्दी भूल जाएगी हमने क्या कहा या हमने क्या, वो याद रखेगी हमने क्या किया। हमारे शब्दों को तो वो भूल जाएगी, लेकिन जो हमने किया है उसको दुनिया सदियों तक याद रखेगी। इट इज़ फॉर अस द लिविंग रादर टू बी डेडिकेटेड हियर टू द अनफिनिश्ड वर्क। तो हम लोग जो जिंदा हैं, अब हम लोग का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो काम हमारे फोरफादर्स ने अधूरा छोड़ दिया है वो चीज़ को अब हम कंटिन्यू करें और हम अपनी धरती को यूनाइटेड रखें। जिस तरीके से उन्होंने क्रिएट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसी तरीके से हम इसको यूनाइटेड रखें, इसको बिखरने ना दें। इट इज़ फॉर अस द लिविंग रादर टू बी डेडिकेटेड हियर टू द अनफिनिश्ड वर्क विच दे फॉट हियर हैव दस फार सो नोबली एडवांस। तो इतने अच्छे उद्देश्य के साथ जो हमारे फादर्स और फोर फादर्स ने क्रिएट किया था, तो उसको उस धरोहर को संभाल के रखना अब हमारा फर्ज है। इट इज़ रादर फॉर अस टू बी हियर डेडिकेटेड टू द ग्रेट टास्क रिमेनिंग बिफोर अस, that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion, that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth। तो जो इन लोगों का बलिदानों को हमको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इन्होंने जिस डेडिकेशन के साथ, जिस डिवोशन के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और अमेरिका को आज़ाद कराया था और इस नेशन को बनाया था, उनके बलिदानों को हमको व्यर्थ नहीं देना पड़ेगा और हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि ये पूरा नेशन यूनाइटेड रहे और इसमें डेमोक्रेसी बरकरार रहे। यहाँ की गवर्नमेंट लोगों के लिए है, लोगों से है और लोगों एंड दैट गवर्नमेंट ऑफ द लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट है और लोगों के लिए ही काम करेगी गवर्नमेंट। और मतलब डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको पैरिश नहीं होना चाहिए। जो मतलब जो एसेंस था अमेरिका को क्रिएट करने का, उसको वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, है ना। एंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल शेल नॉट पैरिश फ्रॉम द अर्थ, है ना। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिस तरीके से थी ऐसे ही रहनी चाहिए। Did you know Abraham Lincoln was assassinated by Confederate sympathizer in 1865? एक्चुअली अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी क्योंकि एक व्यक्ति था जो कि कॉन्फेडरेट सिंपथाइजर था, मतलब कॉन्फेडरेट का सपोर्टर था। उसने 1865 में अब्राहम लिंकन का मर्डर कर दिया था। He was also shot at around 2 years before he was assassinated. उनके मर्डर होने के पहले 2 साल पहले भी कोशिश की गई थी अब्राहम लिंकन को मारने की, है ना। क्योंकि तो बहुत से लोग रंजिश पाल लेते हैं कि भाई तुमने अलग हमारा स्टेट नहीं बनने दिया और ये और वो। तो उसी में एक जो सपोर्टर था कॉन्फेडरेट सिंपथाइजर का, उसने 1865 में फाइनली अब्राहम लिंकन को असैसिनेट कर दिया था। हालांकि एक बार 2 साल पहले और कोशिश की गई थी, यानी 63 में भी कोशिश की गई थी अब्राहम लिंकन को मारने की, जिसमें वो बच गए थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। ये की टर्म्स है इस चैप्टर के, तो ये आप लर्न कर सकते हैं। फिर रीकैप दिया गया है और एक्सरसाइजेज दी गई हैं। इस एक्सरसाइजेज का मैं अलग से शॉर्ट्स बना के दूंगी, तो जितना भी MCQs आपका है तो वो आप कर सकते हो आराम से। MCQs भी देंगे और जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके मैंने मार्क कर दिया है। गिव रीजन्स, आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट एंड डिटेल और राइट शॉर्ट नोट। मैं आपको अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं शेयर करूंगी, तो वो आप उसमें देख सकते हो। साथ में एक ये डेट्स एट ग्लांस हैं। इसमें तो शॉर्ट में सारी डेट्स दे दी गई हैं कि अमेरिकन सिविल वॉर कब हुआ था। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। कॉम्पिटिशन की जो तैयारी कर रहा है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ये चार्ट है। ये देख लो कि अमेरिकन सिविल वॉर 12 अप्रैल 1861 से 9 अप्रैल 1865 तक हुआ। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट 1861 में बने थे। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन 1862 में हुआ था। बैटल ऑफ गेटिसबर्ग 1863 में हुआ था और लिंकन्स का असैसिनेशन 1865 में हुआ था। ठीक है, फिर एक पिक्चर स्टडी दी गई है जिसमें एक पिक्चर दी गई है, पूछा गया है किसकी है, तो हम जानते हैं इब्राहिम लिंकन की है जो 16 प्रेसिडेंट थे USA के। और फिर इसमें और भी 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके आंसर मैं आपको अच्छे से दूंगी अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल लर्निंग इज फन। माई नेम इज सीमा अग्रवाल। थैंक यू।